हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद खुशी। मैं खुशी देवांगन स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पे। आज का जो हमारा वीडियो है वो हिंदी का अगला वीडियो लेक्चर विशेषण के ऊपर होने वाला है। हम पद पढ़ रहे हैं। पद के भेद में हमने संज्ञा और सर्वनाम को पूरे डिटेल से पढ़ लिया है। अगला जो हमारा टॉपिक है आज का विशेषण है, और विशेषण से भी बहुत कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन आते हैं। तो आज हम पूरी तरह से विशेषण से जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे विशेषण किसे कहते हैं, विशेषण के कितने टाइप्स होते हैं, कितने प्रकार हैं और कैसे क्वेश्चन विशेषण से पूछे जाते हैं, इसके ऊपर पूरा विस्तार से चर्चा होगा। और इसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने हैं। फिर जो भी विशेषण से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपसे जरूर बनेंगे। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है और मेरे कंटेंट अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि मैं भी मोटिवेट हो सकूँ आप लोगों के बीच हमेशा ऐसे यूजफुल कंटेंट के साथ हाजिर रहने के लिए। तो ठीक है, फिर आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं विशेषण के बारे में, है ना, कि आखिर विशेषण क्या है जो हम पढ़ने जा रहे हैं, क्या परिभाषा है इसकी। तो देखिए, परिभाषा जो भी हो, आपको सिंपल सा एक चीज़ याद रखना है। विशेषण में आपको दिख रहा है विशेष, है ना। विशेष मतलब विशेषता ही बता रहा होगा। सिंपल सा अर्थ में अगर कहूँ तो विशेषण का अर्थ यह होता है जो शब्द विशेषता बताता है। अब रही किसकी विशेषता बताता है, तो हमने पद के भेद पढ़े थे, है ना। सबसे पहले देखा संज्ञा, फिर सर्वनाम, फिर विशेषण, है ना। इस तरह से 5 भेद मैंने बताया था स्टार्टिंग में ही। आपने वीडियो नहीं देखा तो एक बार देखिएगा, ठीक है। तो जो विशेषण है हमने पढ़ा संज्ञा और सर्वनाम, ठीक है। तो उसी संज्ञा और सर्वनाम की ही विशेषता बताता है। कैसे बताएगा विशेषता, कैसे इसकी बड़ाई करेगा, कैसे विशेषता बताएगा, तो उसके गुण के बारे में बता सकता है, दोष के बारे में बता सकता है, दोष के बारे में बता सकता है, संख्या के बारे में बता सकता है, रंग, आकार, प्रकार, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो संज्ञा या सर्वनाम, चाहे वो संज्ञा हो चाहे वो सर्वनाम हो, है ना, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं, ठीक है। हम देखेंगे आगे विशेषण के प्रकार कैसे होते हैं, किस प्रकार ये विशेषता बताता है। थोड़ा सा एग्जाम्पल देखिए, मोटा, पतला, कौन, इस प्रकार से जो शब्द होते हैं वो विशेषता बताते हैं, विशेषण कहलाते हैं। अब आप पूछेंगे कि यहाँ जो कौन शब्द लिखा है आपने हमें सर्वनाम में भी पढ़ाया था, ठीक है। सर्वनाम के प्रकार में भी इसको बताया था। तो आप बोलेंगे ये सर्वनाम है या विशेषण है। तो आगे जब आप वीडियो देखेंगे तो आपको क्लियर होगा कि कहाँ पर इसे आपको सर्वनाम के रूप में चूज करना है और कहाँ पर आपको विशेषण के रूप में चूज करना है, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, जितने भी कंफ्यूजन होंगे आपके सारे दूर हो जाएंगे, ठीक है। तो सिंपल सी परिभाषा तो समझ में आ गई होगी कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं विशेष्य और विशेषण, ठीक है। विशेषण के प्रकार देखने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि आखिर विशेषण और विशेष्य क्या होता है, ठीक है। तो सिंपल सी चीज़ है, कोई परिभाषा पे नहीं जाऊंगी मैं, डायरेक्ट आपको यही बताऊंगी कि जिस भी शब्द की विशेषता बताई जा रही है वो विशेष्य हो गया, ठीक है। जिसकी भी विशेषता बताई जा रही है वो विशेष्य हो गया, और जो शब्द विशेषता बताएगा वो विशेषण हो गया, ठीक है। क्या कहा मैंने, अब पहले ही परिभाषा में बता दिया कि मैंने संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। यानी जो भी संज्ञा शब्द है, सर्वनाम शब्द है, वो क्या हो गया, विशेष्य हो गया, ठीक है। और उसकी विशेषता जो बता रहा है वो क्या हो गया, विशेषण हो गया। कंफ्यूजन नहीं रखना है, ठीक है। जनरली आप कोई वाक्य देखेंगे तो होता क्या है कि आपको पहले विशेषण देखने को मिलेगा, उसके बाद ही विशेष्य आता है, ठीक है। मतलब जो विशेषता बता रहा है वो शब्द पहले आएगा और जिसकी विशेषता बताई जा रही है वो बाद में आता है। रेयरली ऐसा होता है कि जो विशेषता बता रहा है वो बाद में आएगा, जिसकी विशेषता बताई जा रही है वो पहले आ जाएगा, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल से समझिए, जैसे मुझे खट्टे व्यंजन अच्छे लगते हैं। इसमें खट्टे व्यंजन को मैंने हाईलाइट किया हुआ है, ठीक है। इसी में ही आपको पहचानना है कि विशेष्य क्या है और विशेषण क्या है। तो देखिए, खट्टे खट्टे क्या कर रहे हैं भाई, विशेषता बता रहे हैं, उसके गुण बता रहे हैं, है ना। तो खट्टे क्या हो गया, विशेषण हो गया। खट्टे क्या हो गया, विशेषण हो गया, है ना। और व्यंजन क्या हो गया, विशेष्य हो गया, क्योंकि इसी की ही तो विशेषता बताई जा रही है कि जो व्यंजन मैं खा रही हूँ या मुझे कैसा व्यंजन पसंद है, खट्टे व्यंजन पसंद है, ठीक है। अब देखिए एक लाइन ये देखिए, यह छात्र बुद्धिमान है ना। तो यहाँ छात्र की विशेषता बताई जा रही है, छात्र के बारे में बोला जा रहा है कि वो बुद्धिमान है कि मूर्ख है कि कैसा है ना। तो अब यहाँ बताइए कि विशेषण कौन सा है और विशेष्य क्या है। तो छात्र जिसकी विशेषता बताई जा रही है वो क्या हो गया, विशेष्य। जो विशेषता बता रहे हैं यानी बुद्धिमान शब्द वो क्या हो गया, विशेषण।
सिंपल सा है ना। तो मैंने कहा कि जनरली क्या होता है कि पहले विशेषण आता है फिर विशेष्य, है ना। और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि पहले विशेष्य आ जाता है फिर विशेषण। तो आपको इससे कोई मतलब नहीं है कि कोई भी पहले आए, हमें इससे कोई लेना देना नहीं। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि जिसकी भी विशेषता बताई जा रही है वो विशेष्य हो गया, जो शब्द विशेषता बता रहा है वो विशेषण हो गया। सिंपल सा चीज़ है, ठीक है। जैसे मैंने बोला काला घोड़ा, ठीक है, तो काला शब्द क्या कर रहा है, विशेषता बता रहा है किसकी, घोड़ा की, है ना। तो घोड़ा क्या हो गया, विशेष्य, और काला क्या हो गया, विशेषण। अच्छा बालक, है ना, तो अच्छा क्या कर रहा है, विशेषता बता रहा है किसकी, बालक की, तो बालक क्या हो गया, विशेष्य, और अच्छा क्या हो गया, विशेषण, है ना। तो इस तरह से आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रखना है। अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बेझिझक मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए एक प्रविशेषण देख लेते हैं, इसके बाद भेद देखेंगे, है ना। तो प्रविशेषण क्या होता है, जैसे हमने विशेष्य देखा, विशेषण देखा, अब ये प्रविशेषण कहाँ से आ गया, क्या है ये प्रविशेषण, है ना। तो देखिए, जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बता देता है, अभी तक तो विशेषण विशेषता बता रहा था, है ना, अब उस विशेषण की भी विशेषता बताने वाले शब्द को प्रविशेषण कहते हैं। जैसे मैंने कहा यह लड़की बहुत अच्छी है, ठीक है, क्या कहा मैंने, यह लड़की बहुत अच्छी है। अगर इसमें से मैं बहुत को हटा दूँ तो क्या बन जाएगा, यह लड़की अच्छी है। तब भी तो इसमें विशेष और विशेषण है, कौन, लड़की की विशेषता बताई जा रही है, इसलिए क्या हो गई, ये विशेष्य हो गई। अच्छी क्या है, विशेषता बता रहा है ना, तो ये विशेषण हो गया। हमें इसमें पहले से ही विशेष्य और विशेषण मिल गया, अब इसमें आ गया है बहुत, तो ये विशेषण की भी विशेषता बता दे रहा है कि कितनी अच्छी है, कम अच्छी है, ज़्यादा अच्छी है, बहुत अच्छी है ना। तो ये क्या हो गया, प्रविशेषण। ये जो बहुत है वो क्या हो गया, प्रविशेषण हो गया। जैसे एक और एग्जाम्पल देखिए, जब कभी कभी क्या होता है, क्रिया विशेषण की भी विशेषता बताने वाले विशेषण को प्रविशेषण कह देते हैं। हम क्रिया विशेषण आगे पढ़ेंगे, जब हम क्रिया वाले पार्ट में जाएंगे उसके बाद क्रिया विशेषण पढ़ेंगे, है ना। तो जैसे देखिए, सीमा है बहुत धीरे चलती है। अगर इसमें से भी मैं बहुत को हटा दूँ, इसमें से भी मैं बहुत को क्या कर दूँ, हटा दूँ, तो सीमा कैसे चल रही है, धीरे चल रही है। सीमा की विशेषता बताई जा रही है, यानी सीमा क्या हो गई है, विशेष्य हो गई है, ठीक है। और धीरे क्या है, तो विशेषता बताने वाला विशेषण है ना। अब इस धीरे की भी विशेषता कौन बता रहा है, ये बहुत शब्द। कितना धीरे चल रही है, बहुत धीरे चल रही है ना। तो ये बहुत क्या हो गया, प्रविशेषण, ठीक है। अगर कहीं पे कोई डाउट है तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं विशेषण के भेद। विशेषण के भेद कि विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो विशेषण के 4 भेद होते हैं, कन्फ्यूजन नहीं रखना है। विशेषण के कितने भेद होते हैं, 4। कौन कौन से, तो गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक और सार्वनामिक विशेषण। इसी को ही संकेतवाचक या निर्देशवाचक विशेषण भी कहा जाता है, ठीक है। क्या क्या बोला मैंने, गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक और सार्वनामिक विशेषण, ठीक है। तो इसे एक फ्लो चार्ट के माध्यम से देखते हैं कि आखिर है क्या ये, ठीक है। फ्लो चार्ट के माध्यम से कोशिश करते हैं समझने की, है ना। तो देखिए, विशेषण के भेद मैंने भी बताया 4, ठीक है। कितने बताए, 4। पहला गुणवाचक, दूसरा परिमाणवाचक, तीसरा संख्यावाचक और चौथा सार्वनामिक विशेषण, ठीक है। तो गुणवाचक विशेषण को आगे मैं डील करूंगी और सबको डील करूंगी, है ना। तो परिमाणवाचक विशेषण है, इसके भी 2 भेद हैं, यहीं पे इसलिए फ्लो चार्ट में बता दे रही हूँ ताकि आगे आपको कन्फ्यूजन ना रहे। तो जो परिमाणवाचक विशेषण है इसके भी 2 भेद है, कौन कौन से, निश्चित परिमाणवाचक और दूसरा अनिश्चित परिमाणवाचक, ठीक है। फिर संख्यावाचक है, इसके भी 2 भेद हैं, ठीक है। एक निश्चित संख्यावाचक, दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक, ठीक है। संख्यावाचक के भी 2 हैं, एक निश्चित संख्यावाचक और दूसरा अनिश्चित। लेकिन इस निश्चित संख्यावाचक के भी 6 भेद हैं, एक गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, समुदायवाचक, समुच्चयवाचक और फिर भिन्नतावाचक बोले या प्रत्यय बोधक, प्रत्येक बोधक, है ना। तो इस तरह से मैं आगे आपको विस्तार से बताऊंगी, फिर भी आपको इस फ्लो चार्ट को याद रखना है ताकि जो आगे बताऊंगी तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कौन किसका भेद था, ठीक है। अब देखिए सार्वनामिक विशेषण, इसके भी 4 उपभेद है, एक निश्चयवाचक या संकेतवाचक, ठीक है, दूसरा अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण, ठीक है, और तीसरा है प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण और चौथा है संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण, ठीक है। तो इस तरह से आप देखेंगे विशेषण के भेद है, 4 है और उसमें भी सबके उपभेद है, सिर्फ गुणवाचक विशेषण को छोड़कर, ठीक है। तो इस फ्लो चार्ट को एक बार 2 बार देखिए, याद कीजिए, हो जाएगा। चलिए देखते हैं गुणवाचक विशेषण के बारे में
कि आखिर एक गुणवाचक विशेषण क्या है। तो देखिए, मैंने पहले ही बताया कि संज्ञा और सर्वनाम की ही विशेषता बताई जा रही है ना। तो संज्ञा या सर्वनाम के किसी भी प्रकार के गुण से संबंधित विशेषता अगर बताएगा तो वो गुणवाचक विशेषण है ना। किसी भी गुण से संबंधित विशेषता बताएगा, जैसे कि वह मोटा आदमी है, तो कैसा आदमी है भाई, मोटा, उसके गुण बता रहे, मोटा है ना। तो ये जो मोटा शब्द है वो क्या हो गया, गुणवाचक विशेषण हो गया। ठीक है, अब आप सोचेंगे कि गुण बोल रही हूँ तो सिर्फ अच्छी चीजें बताएं, कि ऐसा नहीं है। गुण कुछ भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, कुछ भी, कैसा भी गुण हो उसके बारे में बता रहा है, तो वो क्या है, गुणवाचक विशेषण है। जैसे आप देखेंगे विशेष दशा, जैसे आप देखेंगे विशेष दशा है ना। जैसे दशा बोलने से नया हो सकता है, पुराना हो सकता है, बीमार, स्वस्थ, है ना, उसकी स्थिति को बता रहा है। जो भी वस्तु है, व्यक्ति है, यानी संज्ञा है, सर्वनाम है, उसके गुण, कैसा गुण, जैसे उसकी दशा है, नई है, पुरानी है ना, नया, पुराना, बीमार, स्वस्थ, ये सभी दशा में आ जाएंगे। रंग बता सकता है, जैसे लाल, नीला, पीला, काला, सफ़ेद, है ना। स्वाद बता सकता है, खट्टा, मीठा, कड़वा, नमकीन, है ना। काल बता सकता है कि किस समय का है, प्राचीन है, आधुनिक है, दैनिक है, साप्ताहिक है ना। इस तरह से और क्या बता सकता है, उसकी अवस्था बता सकता है कि वो बूढ़ा है कि जवान है ना, युवा है, ठोस है, द्रव है, तरल है। इस तरह से स्थान भी बता सकता है ना, ग्रामीण, शहरी, राष्ट्रीय, रूसी, भारतीय, है ना। और ये जो मैंने लिखा है व्यक्तिवाचक विशेषण, ये इसी स्थान के अंतर्गत है। इसे मैं अलग से आपको लास्ट में बता दूंगी, इसी के ही अंतर्गत है ना, उसको अलग से नहीं पढ़ना है आपको। ठीक है, तो जो गुण है कैसा हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, सरल, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आकार बता सकता है गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत। आकार में क्या बताएगा, छोटा, बड़ा, गोल, आयताकार, वृत्ताकार, त्रिभुजाकार। इस तरह से आप जो देखेंगे ये सभी कैसे हैं, गुणवाचक विशेषण हैं। ठीक है, कंफ्यूज नहीं रहना है। अब देखते हैं परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण में क्या आता है, परिमाण की बात हो रही है। परिमाण मतलब संज्ञा और सर्वनाम की जो माप तौल से संबंधित या मात्रा से संबंधित विशेषता बताएगा। ठीक है, संज्ञा या सर्वनाम की कैसी विशेषता बताएगा, माप तौल से संबंधित। ठीक है, हम उसको माप सकते, तौल सकते हैं, है ना, उसकी मात्रा बता सकते हैं उस शब्द से। तो जो भी शब्द उसकी माप तौल से संबंधित है, मात्रा से भी संबंधित है, वो क्या कहलाएगा, परिमाणवाचक विशेषण कहलाएगा। ठीक है, उसे परिमाणवाचक विशेषण कहेंगे। जैसे कुछ, थोड़ा, सब, है ना, ये सभी शब्द क्या बता रहे, कुछ मात्रा ही बता रहे, थोड़ा सा मात्रा ही बता रहे। शब्द भी जो सब है वो भी एक मात्रा को इंगित कर रहा है। जैसे राम है प्रतिदिन 2 लीटर दूध पीता है, एक मात्रा बता रहे, क्वांटिटी बता रहा है ना। माप रहे, तौल रहे, कितना पी रहा है, 2 लीटर दूध पी रहा है। तो यहाँ दूध क्या है, विशेष है, उसी की विशेषता बताई जा रही है ना। और 2 लीटर क्या है, विशेषण है। कैसा विशेषण है, परिमाणवाचक विशेषण है, क्योंकि इससे हमें किसी मात्रा का बोध हो रहा है ना, माप तौल का बोध हो रहा है। ठीक है, अब जो परिमाणवाचक विशेषण है इसे भी हमने 2 प्रकार में बांटा था, 2 भेद में बांटा था। एक निश्चित परिमाणवाचक, है ना, निश्चित परिमाणवाचक। ठीक है, तो जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम के निश्चित परिमाण का बोध कराएगा, निश्चित हमें पता है मतलब उतना ही होता है, उससे कम न ज़्यादा, है ना। जैसे मैंने कहा 5 किलो, तो 5 किलो में 100 ग्राम एक्स्ट्रा नहीं, 100 ग्राम कम नहीं। ठीक है, 5 किलो मतलब 5 किलो। 1 तोला सोना मतलब 1 ही तोला। ठीक है, 2 मीटर कपड़ा मतलब 2 मीटर कपड़ा, एकदम निश्चित है। आप 2 मीटर कपड़ा मांगेंगे तो कोई 2.5 मीटर नहीं देगा आपको, है ना। तो जो चीज़ें निश्चित है उसे निश्चित परिमाणवाचक के अंतर्गत रखेंगे। जैसे 10 ग्राम सोना, है ना, ये सभी क्या है, जो 5 किलो, 1 तोला, 2 मीटर, 10 ग्राम, ये सभी निश्चित परिमाणवाचक है, इससे कम ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, अब सोचेंगे अनिश्चित क्या होगा, तो भाई हमें उससे पता नहीं चल रहा है कि कितनी मात्रा है, मात्रा तो है पर कितनी है ये नहीं पता चल रहा है, निश्चित पता नहीं चल रहा है। जैसे आप देखेंगे कुछ आम, भाई कुछ आम बोला मैंने तो पता चल रहा है क्या कितना आम है, कुछ आम, वो तो कुछ भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है ना। तो कुछ आम, थोड़ा सा दूध, थोड़ा दूध है ना। तो थोड़ा दूध में अभी ये नहीं पता चल रहा है कि वो 1 कप है कि 1 गिलास है, थोड़ा दूध है इतना पता है। ठीक है, बहुत घी, है ना, कम चीनी, ढेर सारा मक्खन, कई किलो दही, है ना। तो इस तरह से जो शब्द बता रहा है, जैसे कुछ आम, तो आम क्या है, उसी की विशेषता बताई जा रही है, इसलिए विशेष से है ना। और कुछ जो है विशेषण है, किस प्रकार का विशेषण है भाई, अनिश्चित परिमाणवाचक।
अनिश्चित परिमाणवाचक क्यों बोल रही हूँ मैं इसको अनिश्चित परिमाणवाचक? क्योंकि इससे मात्रा का बोध हो रहा है, गुण दोष नहीं। खट्टा आम बोलती तो गुण दोष पता चलता, खट्टा है करके तो वो उसमें आ जाता है ना, गुणवाचक में आ जाता, खट्टा है मीठा है ऐसे बोलती तो ठीक है। लेकिन कुछ बोल दिया मैंने इसलिए उसकी मात्रा के बारे में पता चल रहा है, तो ये क्या हो गया? परिमाणवाचक। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं, जिसमें जैसे कुछ आम बोला मैंने तो परिमाण का पता चल रहा है लेकिन अनिश्चित है, कितना आम है ये नहीं पता चल रहा है, इसलिए अनिश्चित परिमाणवाचक है। अगर इसी को मैं बोल दूं 1 किलो आम, तो 1 किलो मतलब 1 किलो ही होता है ना, तो वो क्या हो जाएगा? निश्चित। मतलब हमें पता है निश्चित अनिश्चित कौन सा है, क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक है, एक बार 2 बार सुनिएगा, आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण हमने 2 पढ़ लिए, एक गुणवाचक पढ़ लिया, दूसरा परिमाणवाचक पढ़ लिया। अब देखते हैं संख्यावाचक विशेषण। क्या होता है संख्यावाचक विशेषण? तो परिमाण में भी हमें मात्रा मापतोल के बारे में पता चल रहा है, अब संख्या में हमें निश्चित कोई भी संख्या के बारे में पता चल रहा है। ठीक है, अब संख्यावाचक विशेषण में हमें एक संख्या से संबंधित विशेषता का ज्ञान हो रहा है, जैसे 4.5, प्रत्येक, कम, सब, है ना। आगे हम इसके जो प्रकार है उससे समझेंगे कि कौन से टाइप के संख्यावाचक विशेषण होते हैं, है ना। इससे हमें पता चल रहा है संख्या का 1, 2, 3, 4, 5, 4.5, प्रत्येक, कम, सब, है ना। तो इस तरह से संख्या का बोध हो रहा है। ठीक है, जैसे देखेंगे इसके भी 2 भेद हैं संख्यावाचक के, एक निश्चित संख्यावाचक और दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक, है ना। तो निश्चित मतलब कंफर्म, एकदम कंफर्म है, इतना है मतलब इतना ही है, जैसे पहला, तीसरा, 5, 7, है ना। पहला बोल दिया तो पहला मतलब पहला, कोई दूसरा को पहला नहीं बोलेगा, है ना। पहला, तीसरा, 5 छात्र हैं यानी 5 ही छात्र हैं, 5 उंगलियां, है ना, तो 5 ही उंगलियां हैं, 6वीं नहीं है, निश्चित है ना। 7 कलम, तो इस तरह से ये क्या कर रहा है? निश्चित संख्या को दर्शा रहा है, तो ये निश्चित संख्यावाचक। अब आप थोड़ा सा कंफ्यूज इसमें हो सकते हैं, परिमाणवाचक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण में कंफ्यूज हो सकते हैं, तो उसे मैं आगे आपको बताऊंगी कि कैसे आप डिफरेंस पहचानेंगे कि क्या परिमाणवाचक है और क्या संख्यावाचक है। ठीक है, आगे मैं आपको इसमें अच्छा सा डिफरेंस बता दूंगी, इजीली आप पहचान जाएंगे। ठीक है, तो पहले संख्यावाचक पढ़ लेते हैं, उसके बाद दोनों का कंपैरिजन पढ़ लेंगे। ठीक है, तो देखिए संख्यावाचक है, उसमें निश्चित संख्यावाचक के भी उपभेद हैं। एक तो गणनावाचक हो गया, जिसकी हम गणना कर सकते हैं, गिनती कर सकते हैं, है ना, जिससे अंक या गिनती का ज्ञान होगा, वो गणनावाचक है। जैसे 1, 5, 10, 12, आधा, चौथाई, सवा, 5, 7.5, ये सभी क्या कर रहा है? गिनती करके बता रहा है ना, गणनावाचक है। तो ये गणनावाचक विशेषण है। इसको भी 2 तरीके से देख सकते हैं, एक तो अपूर्ण और दूसरा पूर्ण। अपूर्ण मतलब 1 पाव पूरा कंप्लीट नहीं है, 1 हुआ है क्या? नहीं, उसका चौथा हिस्सा है, 1/4, है ना। 1/2 यानी आधा, सवा, 1.5, है ना, सवा, 1.5, पौने, 2.5, 3.5, इस तरह से ये अपूर्ण है, पूरी संख्या नहीं है। पूरी संख्या किसे कहेंगे? 1, 2, 3, 4, 5, है ना। लेकिन इसमें कुछ और मात्रा जुड़ी हुई है, जैसे पाव है, आधा है, सवा है, 1.5 है, पौने है, इस तरह को अपूर्ण संख्यावाचक कहेंगे, पूर्ण नहीं है ये। ठीक है, और पूर्ण संख्यावाचक मतलब 1, 2, 3, 5 जो भी है आप देखते हैं, जो पूर्ण है वो पूर्ण संख्यावाचक विशेषण है। ठीक है, अब देखते हैं क्रमवाचक। क्रमवाचक मतलब क्या होता है? क्रम का ज्ञान होगा। किसका ज्ञान होगा? क्रम का। जैसे पहला, तीसरा, चौथा, 6वां, 8वां। जैसे कि मोहित कक्षा में पहला आया, हमें क्रम पता चल रहा है, जितनी भी कक्षा में बच्चे होंगे उसमें पहला कौन आया? मोहित आया, है ना। तीसरा, राधा को तीसरा स्थान मिला, है ना। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, जिससे क्रम का बोध हो रहा है वो क्रमवाचक हो गया। ये संख्यावाचक विशेषण के ही उपभेद है। ठीक है, अगर डीपली पूछा जा रहा है कि ये कौन सा संख्यावाचक है, तो आपको क्रमवाचक में टिक करना है। अगर क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक ऐसा कुछ भी नहीं दिया है और संख्यावाचक दिया है, तो आपको संख्यावाचक में टिक करना है। ठीक है, आवृत्तिवाचक मतलब जिस विशेषण से किसी संज्ञा या सर्वनाम की गुणन का बोध होता है, मतलब कितने गुना है या पता चल रहा है, तो वो क्या है? आवृत्तिवाचक, यानी उसकी पुनरावृत्ति हो रही है, बार बार उसको दोहराया जा रहा है। जैसे 2 गुना, 4 गुना, 5 गुना, है ना, 1 हरा, 2 हरा, 3 हरा, 2 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 1 हरा, 2 हरा, 3 हरा, ये सभी क्या है? आवृत्तिवाचक। इससे बार बार उसकी आवृत्ति कितनी बार हो रही है उसके बारे में पता चल रहा है ना।
जैसे 2 गुना मतलब 2 बार हो रही है, 4 गुना मतलब 4 बार हो रही है ना, 5 गुना मतलब 5 बार। तो इस तरह से इसे आवृत्तिवाचक कहेंगे। ठीक है, समुदायवाचक, तो समुदायवाचक में क्या होता है, जिस विशेषण से कुछ संख्याओं के इकट्ठे समूह का, मतलब समुदाय मतलब समूह का ही बोध हो रहा है ना, इकट्ठे समूह अथवा समुदाय का बोध होगा, उसे समुदायवाचक कहेंगे। समुदायवाचक विशेषण जैसे दोनों, तीनों, आठों, दसों, तीनों के तीनों, सभी, सबके सब, इससे पता चल रहा है। दोनों मतलब 2 लोग हैं, 2 समूह है, 2 लोगों का समूह है ना। तीनों मतलब 3 का समूह है, आठों मतलब 8 का समूह है, दसों मतलब 10 का समूह है। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, इससे क्रम पता चल रहा था, लेकिन दोनों, तीनों, आठों, इससे क्या चल रहा है, समुदाय का, समूह का पता चल रहा है ना। तो इस तरह से आप एक बार 2 बार देखिए, कोई कठिन नहीं है, आराम से याद हो जाएगा। ठीक है, अब समुच्चयवाचक, तो समुच्चयवाचक क्या होता है भाई, संज्ञा या सर्वनाम के किसी प्रचलित समुच्चय को प्रकट करने वाले विशेषण को समुच्चयवाचक कहते हैं। मतलब प्रचलित समुच्चय को प्रकट करने वाले, जैसे प्रचलित कौन कौन से, दर्जन। अब दर्जन में कितने होते हैं, 12 ही होते हैं, कंफर्म है। युग्म, जोड़ा, पच्चीसी, चालीसा, शतक, शतसई, ये सभी क्या है, समुच्चयवाचक हैं, प्रचलित है हमेशा। युग्म बोल देते हैं, जोड़ा बोल देते हैं, पच्चीसी, चालीसा, है ना, दर्जन, इस टाइप के जो वर्ड्स होते हैं वो समुच्चयवाचक के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, अब देखिए लास्ट है ये भिन्नतावाचक या प्रत्येक बोधक। इसमें आप कैसे वर्ड देखेंगे, प्रत्येक, है ना, कैसे वर्ड देखेंगे, प्रत्येक, हर एक, हर मास, हर वर्ष, एक एक, चार चार, है ना। मतलब क्या बन रहा है, जो विशेषण भिन्नता दर्शाते हुए संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। भिन्नता मतलब प्रत्येक वर्ष ये होता है, हर एक साल या हर मास, है ना, तो भिन्नता बता रहा है ना। प्रत्येक बोधक है, इसका सेकंड नाम आप याद रखिए, प्रत्येक बोधक है, मतलब प्रत्येक, हर एक, हर मास, हर वर्ष, एक एक, चार चार, इस टाइप के वर्ड आएंगे वो प्रत्येक बोधक या भिन्नतावाचक शब्द कहलाएंगे। ठीक है, अब देखिए अनिश्चित संख्यावाचक। अनिश्चित संख्यावाचक मतलब जिससे किसी भी निश्चित संख्या का बोध नहीं हो रहा है, जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की किसी भी निश्चित संख्या का बोध नहीं करा रही, ज्ञान नहीं करा रही, वही तो अनिश्चित होगी ना। मतलब हमें स्पष्ट रूप से पता नहीं चल रहा है अनुमान कि वो कितनी है, संख्या तो है पर कितनी है। जैसे कुछ पैसे, थोड़े से गांव, अधिक लड़के, है ना, ये सभी क्या है, अनिश्चित है। जैसे मैंने बोला 100 रुपये, तो निश्चित पता है कि 100 रुपये है, पर कुछ पैसे कहा तो नहीं पता, है ना। थोड़े से गांव, तो संख्या है, थोड़ी है, पर क्लियर नहीं पता। जैसे मैंने बोले 10 गांव, 20 गांव, है ना, 25 गांव, तो उससे क्लियर है कि हाँ भाई इतनी संख्या है, लेकिन इससे हमें संख्या पता नहीं चल रही है, इसलिए क्या है, अनिश्चित संख्यावाचक। ठीक है, अब देख लेते हैं जो परिमाणवाचक हमने पढ़ा और संख्यावाचक जो अभी देखा, है ना। परिमाणवाचक और संख्यावाचक विशेषण में अंतर कैसे जानेंगे, तो देखिए जितनी भी चीज़ें हैं जो गिनी जाने वाली वस्तु है ना, ठीक है, गिनी जाने वाली वस्तु, उसके साथ अगर कोई विशेषण प्रयोग हो रहा है तो उसे क्या कहेंगे, संख्यावाचक। ठीक है, जो गिनी जा सकने वाली वस्तुएं हैं उसके साथ अगर कोई विशेषण प्रयोग हो रहा है तो उसे संख्यावाचक कहेंगे। जैसे मैंने बोला पेन, तो 100 पेन, 10 पेन, 20 पेन, 25 पेन, तो पेन को आप गिन सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने बोला 1 किलो चावल, तो 1 किलो चावल में कितनी संख्या है आप गिन नहीं सकते, है ना। तो उस तरह की जो चीज़ें हैं जिसे नहीं गिन सकते उसे परिमाणवाचक कह देते हैं, माप तौल के आधार पर हम जिसे जानते हैं। ठीक है, जैसे हमने देखा था एक लीटर दूध, 2 लीटर दूध, है ना, तो वो सभी क्या है, हम उसे गिन नहीं सकते, सिर्फ एक मात्रा है ना, परिमाण है। ठीक है, तो वो क्या हो गया, परिमाणवाचक। लेकिन जिसे जिसे भी हम गिन सकते हैं, जैसे मैंने बोला 20 गांव, है ना, 10 केले, तो इस तरह की जो संख्या है वो संख्यावाचक है। सिंपल सी चीज़ है, जो भी गिने जा सकने वाली वस्तु के साथ प्रयोग होगा वो संख्यावाचक हो जाएगा, और जो बिना गिने जाने वाली वस्तु के साथ प्रयोग होगा वो परिमाणवाचक है। जैसे दूध हो गया, दही हो गया, है ना, तो इस टाइप की चीज़ें जो है वो परिमाणवाचक में आ जाएंगी, और संख्यावाचक में जिसे हम गिन सकते हैं उसे संख्या से ही बताएंगे, है ना, तो वो संख्यावाचक हो गया। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, मोहित जो है वो 10 केले खा गया, इसमें संख्यावाचक है
क्योंकि उसने कितने केले खाए, 10। हम गिन के बता सकते हैं भाई, 1 2 3 ऐसे करके पूरा 10 गिन लेंगे, है ना। और जैसे अब उसी मोहित ने क्या किया, 2 किलो दूध पी लिया, तो वो एक मात्रा को दिखा रहा है कि हाँ भाई 2 किलो दूध है जो इस बर्तन में इतना भर कर आएगा, है ना। लेकिन हम उसे अलग से ऐसे 1 2 3 4 ऐसे नहीं गिन सकते क्या दूध को, नहीं। एक मात्रा बता सकते हैं कि हाँ ये आधा पाव है, 1 लीटर है, 2 लीटर है, ऐसा हम बस बता सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह की जो चीज़ें होंगी वो परिमाणवाचक में आएंगी। आई होप आपको जो कन्फ्यूज़न है वो डाउट जो है वो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अभी भी कोई डाउट है तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब देखते हैं सार्वनामिक विशेषण के बारे में। तो जो सर्वनाम है ना, सर्वनाम ही अपने सार्वनामिक रूप में संज्ञा के विशेषण के रूप में प्रयोग होता है। मतलब जो भी संज्ञा है उसके सामने वो सर्वनाम ही सार्वनामिक विशेषण के रूप में प्रयोग हो जाता है। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, यह मेरी पुस्तक है। देखो मेरी तो पहले ही सर्वनाम है ना, ठीक है। और उसके पहले और मैंने लगा दिया यह पर्टिकुलर, है ना। तो यह यहाँ पर मैंने जो बोल दिया कि यह मेरी पुस्तक है, तो इसमें मेरी पुस्तक है तो क्लियर है ना। इसमें मैंने यह लगा दिया तो ये सार्वनामिक विशेषण बन गया। क्यों? क्योंकि अगर देखिए मैं यहाँ से मेरी को हटा देती हूँ तो यह पुस्तक है, तो यहाँ पे जो यह है ये सिर्फ सर्वनाम बन जाएगा कि जो पुस्तक है उसके बारे में बोल रही हूँ कि यह पुस्तक है। हमने सर्वनाम के भेद में पढ़ा था, ठीक है। निश्चित जो भी है सर्वनाम के जो भेद हमने देखे थे, है ना, उसमें तो यह वह ये वे ये सब क्या थे, सर्वनाम थे, है ना। लेकिन इसमें अब मेरी भी लगा हुआ है, यानी संज्ञा सर्वनाम पहले से है, उसके सामने हमने फिर से सर्वनाम लगा दिया, तो ये जो सर्वनाम है वो क्या बन गया, सार्वनामिक विशेषण बन गया, ठीक है। जैसे कोई व्यक्ति गा रहा है, मैंने कहा था आपको जब मैं आगे शुरू में ही बताई थी तो आपको बोली थी कि आपको डाउट होगा कि कोई तो आपने सर्वनाम में भी बताया, आप सार्वनामिक विशेषण में भी बता रहे हैं। तो ऐसा कब होगा, ऐसा तभी होगा जब इस सर्वनाम के बाद में कोई संज्ञा या सर्वनाम हो, तभी होगा, ठीक है। डबल अगर आ गया है तब, अगर नहीं आया है तो फिर वो तो सिर्फ सर्वनाम है, ठीक है। जैसे व्यक्ति गा रहा है तो व्यक्ति क्या है, संज्ञा है, और उसके सामने फिर से कोई लगा दिया गया तो कोई क्या बन गया, सार्वनामिक विशेषण बन गया, ठीक है। अब इस सार्वनामिक विशेषण के भी 4 भेद होते हैं। आगे मैं आपको सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में भी अंतर बताऊंगी, आप वीडियो लास्ट तक देखते रहिए, सब डाउट क्लियर होंगे, कोई डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। अब इसके 4 भेद कौन कौन से हैं, तो एक निश्चयवाचक या संकेतवाचक सार्वनामिक विशेषण, है ना। इससे संज्ञा या सर्वनाम की निश्चयात्मकता का बोध होता है, निश्चित चीज का बोध होता है। जैसे यह किताब उठा लो, यह किताब उठा लो, तो किताब को उठाना है और पर्टिकुलर यही किताब को उठाना है, बता दिया गया है, यह किताब उठा लो, ठीक है। अगर सिर्फ किताब उठा लो तो आप कोई से भी किताब उठा सकते थे, यह किताब उठा लो मतलब ये जो यह है वो निश्चित जो चीज़ है उसके बारे में बता रहा है। उस घर को देखो, तो उस घर को मतलब उसी घर को देखना है आपको, तो ये जो उस है वह भी निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण हो गया। इससे हमें निश्चित चीज़ का पता चल रहा है। देखिए अनिश्चयवाचक में अनिश्चित चीज़ को देखेंगे हम, जैसे कोई आदमी आपसे मिलने आया है, कोई है, कुछ है, इस टाइप के जो शब्द हैं वो कुछ निश्चित चीज़ें नहीं बताते हैं ना, तो ये अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण हो गया। कोई, जैसे मैंने बोला वह आदमी आपसे मिलने आया है, तो फिर वो निश्चय वाले में आ जाएगा, यह वह ये सब निश्चित है, ठीक है। अब कोई कुछ ऐसा बोल दिया मैंने तो वो अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण में आएगा। अब देखिए किसी से कुछ मत लेना, यहाँ भी निश्चित चीज का पता नहीं चल रहा है, अनिश्चय है ना, इसलिए इसे अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण, प्रश्न पूछने से संबंधित है ना, प्रश्नों का बोध होगा। जैसे कौन सी फिल्म देखोगे, फिल्म यहाँ पे संज्ञा है और यहाँ पे कौन सी भी लग गया है, कौन, है ना, तो क्या हो गया, ये प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण हो गया। कौन लड़की गा रही है, देखिए लड़की तो पहले से संज्ञा है और इसके सामने फिर से कौन लगा दिया गया, तो ये क्या बन गया, कौन सर्वनाम तो था, है ना। कौन गा रही है बस ऐसा बोलते तो सर्वनाम होता, लेकिन उसमें लड़की भी लगा है, यानी संज्ञा तो दिया है, उसके सामने में सर्वनाम को लगा दिया गया, तो इसलिए क्या बन गया, सार्वनामिक विशेषण बन गया। तो आपको ये देखना है जब ऐसा कुछ पूछा जाए कि यहाँ पे जो कौन है वो सर्वनाम है या सार्वनामिक विशेषण है, तो आपको 2 चीज़ें ढूंढनी है, कहीं डबल तो नहीं आ रहा है,
चाहे डबल सर्वनाम नहीं होना चाहिए या फिर सर्वनाम संज्ञा एक साथ डबल नहीं होना चाहिए, है ना। तो ऐसा होगा तो आप समझ जाएंगे कि हाँ भाई यहाँ पे सार्वनामिक विशेषण की बात हो रही है, ठीक है। संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण मतलब इसमें संबंध के बारे में बात होगी, है ना। प्रस्तुत जो वाक्य होगा उससे हमें संबंध सूचक जो शब्द है उसके बारे में पता चलेगा, जैसे कि जो बोया है वही तो काटोगे, है ना। जो बोया है वही तो काटोगे, संबंध बन रहा है जो वही, है ना। अब देखते हैं सार्वनामिक विशेषण और सर्वनाम में क्या अंतर है, कैसा अंतर है। तो देखिए सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग हमेशा संज्ञा या सर्वनाम शब्द से पहले होता है। मैंने अभी बोला जब भी ऐसा आपको डाउट होगा कि ये सर्वनाम है या सर्वनामिक विशेषण है तो आप क्या देख लेना कि उसके जस्ट बाद फिर से सर्वनाम या संज्ञा तो नहीं आ गया है ना। अगर ऐसा हुआ है तो क्या हो गया, सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा। और सिर्फ अकेले है, ठीक है, वहाँ पे कोई संज्ञा या सर्वनाम नहीं है तो वो सिर्फ सर्वनाम होगा। एग्जाम्पल से समझिए, एकदम इजी है। यह लड़का बहुत चालाक है, यह लड़का बहुत चालाक है। तो यहाँ पे तो लड़का दिया है, जस्ट सर्वनाम के बाद लड़का यानी संज्ञा दिया हुआ है तो क्या हो गया भाई, ये सर्वनामिक विशेषण हो गया। अगर इसी में से मैं लड़का को हटा दूँ तो यह बहुत चालाक है। अब कोई यह के बाद कोई संज्ञा नहीं है, कोई सर्वनाम नहीं है, इसलिए यहाँ पर ये सार्वनामिक विशेषण नहीं बनेगा। क्या बनेगा, सर्वनाम बनेगा। जैसे नीचे लाइन में आप देखें यह काफ़ी कमज़ोर है, तो यह के बाद अगर आप देखें तो ना कोई संज्ञा है ना कोई सर्वनाम है, इसलिए यहाँ पर ये सर्वनाम के रूप में दिख रहा है, लेकिन ऊपर वाले में इसके जस्ट बाद संज्ञा है, इसलिए वहाँ पे सार्वनामिक विशेषण है। यही आपको ढूंढना है एग्जाम हॉल में, कन्फ्यूज़न यहीं पर होता है और नंबर भी ऐसे ही कट जाते हैं, ठीक है। तो कोशिश कीजिएगा ऑब्जेक्टिव सॉल्व करते जाए, है ना, ठीक है। अब देखते हैं, मैंने कहा था एक लास्ट में बता दूंगी व्यक्तिवाचक विशेषण। ये विशेषण का भेद नहीं है, लेकिन हमने देखा था गुणवाचक में ही, जैसे ग्रामीण, शहरी, भारतीय, ऐसा मैंने बताया था, तो उसी को ही है ये व्यक्तिवाचक जो विशेषण है। इसे ऐसे समझाने के लिए मैंने बताया है कि जो व्यक्तिवाचक संज्ञा से बनता है ना, व्यक्तिवाचक संज्ञा हमने पढ़ा था, उससे बनने वाले विशेषण को ही व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कश्मीर से बन गया कश्मीरी, भारत से बन गया भारतीय, नेपाल से बन गया नेपाली, ठीक है। हम भारतीय हैं, इस वाक्य में भारत से भारतीय जो है वो विशेषण बन गया है। तो भारत जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है और भारतीय जो है वो विशेषण है, ठीक है। यही समझाने के लिए मैंने आपको यहाँ पे बताया, ठीक है। अब देखते हैं विशेषणों की तुलना, ये लास्ट है। विशेषणों की तुलना कैसे होती है, तो देखिए विशेषणों में तुलनात्मक स्थितियां आती है, लेकिन हिंदी में जो हिंदी है ना, हिंदी में कोई ऐसा शब्द नहीं है जो तुलनात्मक रूप से प्रकट करेगा, तुलना प्रकट करेगा, है ना। जो भी तुलनात्मक शब्द हैं वो संस्कृत में है या फिर उर्दू में है, ठीक है। जो भी है वो संस्कृत के हैं या फिर उर्दू के हैं। हिंदी में अगर हम तुलनात्मक विशेषता को प्रकट करते हैं तो हम ये सब शब्द यूज़ करते हैं। कौन कौन से कम, से अधिक, सबसे बढ़कर, सर्वाधिक, न्यून, है ना, यानी प्रविशेषण को ही हम यूज़ करके तुलना करते हैं। देखिए सबसे मतलब बढ़कर तो एक विशेषता है ना, हम प्रविशेषण को ही यूज़ कर रहे हैं और तुलना कर रहे हैं, ठीक है। तो हिंदी में तो तुलनात्मक कोई शब्द नहीं है तुलनात्मक स्थितियों के लिए, ठीक है। किस में है, संस्कृत में है और उर्दू में है। और हिंदी में अगर हमको यूज़ करना है तो प्रविशेषण की सहायता लेनी पड़ती है, ठीक है। अब देखिए तुलना के आधार पर विशेषण की 3 अवस्थाएं हैं। एक मूलावस्था, दूसरा उत्तरावस्था और तीसरा उत्तमावस्था। ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे, है ना। तुलना के आधार पर विशेषण की कितनी अवस्थाएं हैं, 3, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। मूलावस्था मतलब जो मूल रूप में रहता है, मूलावस्था मतलब मूल अवस्था, मूल रूप में रहने वाला, है ना, जिसमें किसी भी प्रकार की तुलना नहीं होती, केवल विशेषण ही रहता है ना। जैसे हमने देखा अरुण अच्छा लड़का है, जिसमें कोई तुलना नहीं हो रही है ना। जैसे हमने कहा अरुण अच्छा लड़का है, तो इसमें अच्छा क्या हो गया, विशेषण, किसी से तुलना नहीं हो रही है, विशेषता बताई जा रही है, कैसा लड़का है, अच्छा लड़का है ना, ठीक है। तो ये तो हो गया मूलावस्था। उत्तरावस्था में क्या होता है, इसमें 2 व्यक्ति, 2 वस्तु, उनके बीच तुलना की जाती है, मतलब 2 होंगे ही, है ना, उनके बीच कंपैरिजन किया जा रहा है, ठीक है। या तो उनमें से किसी एक को अधिक बताया जाएगा या तो कम बताया जाएगा, है ना, वहाँ पर उत्तरावस्था होगी। जैसे और इसको किस टाइप के वर्ड से हम
इंगित करते हैं तो सब में तर 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 आपको देखने को मिलेगा। जैसे सुंदरतर, श्रेष्ठतर, अधिकतर, लघुतर, है ना, इस टाइप के वर्ड हमको देखने को मिलेंगे। जैसे कि अरुण राजीव से अच्छा है, तुलना हो रही है। उत्तरावस्था में क्या हो रहा है, दो लोग होंगे, हमने देखा अरुण है, राजीव है, दो है ना, और दोनों की भी तुलना हो रही है और बताया जा रहा है कि जो अरुण है वो राजीव से अच्छा है ना। तो आपको सिंपल सा चीज़ है उत्तरावस्था पहचानने के लिए कि यहाँ पे दो विशेष्य होंगे। कितने विशेष्य होंगे, दो। दिख रहे हैं आपको दो विशेष्य, एक अरुण भी विशेष है, उसी की विशेषता बताई जा रही है, राजीव की भी विशेषता बताई जा रही है ना। तो दो विशेष्य दिख गए, यानी दो व्यक्ति, दो वस्तु या दो विशेष्य आपको ढूंढने हैं, तभी वहां पे उत्तरावस्था होगा। ठीक है, उनमें तुलना प्रकट करने के लिए या तो से बढ़कर, से घटकर, से कम की अपेक्षा की तुलना में, से अधिक आदि, ये सब ऐसे टाइप का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने कहा अरुण राजीव की अपेक्षा पढ़ाई में होशियार है। ठीक है, मतलब इस टाइप की वर्ड का यूज़ करेंगे हम, से बढ़कर यूज़ करेंगे, से घटकर, से कम, हिंदी में इस टाइप के वर्ड यूज़ होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया उत्तरावस्था। उत्तमावस्था मतलब उससे कोई अच्छा नहीं है, वो सबसे अच्छा है। ठीक है, जैसे हम डिग्री पढ़ते हैं इंग्लिश में, बस वही है, डिग्री ही है, समझिए, है ना। तो जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं की तुलना करते हैं, है ना, और उनमें से किसी एक को सबसे अधिक श्रेष्ठ या सबसे कम बतलाया जाता है ना, चाहे वो श्रेष्ठ हो या कम हो, जो भी है वही है, सबसे ऊपर, है ना, टॉप में। ठीक है, तो उसकी तुलना करते हैं, उसमें उत्तमावस्था होता है। इसमें हम तम टाइप के शब्दों का यूज करते हैं, जैसे सुंदरतम, श्रेष्ठतम, अधिकतम, लघुत्तम। ठीक है, इनमें जो है सबसे बढ़कर, सर्वाधिक, सबसे कम, सभी में, इस टाइप के वर्ड यूज होते हैं। जैसे पूजा सबसे बुद्धिमान लड़की है, जितनी भी लड़कियां होंगी उसमें सबसे बुद्धिमान कौन है, पूजा है। तो इस टाइप के जो वर्ड होंगे, सबसे बुद्धिमान, किसी और के साथ तुलना नहीं, जितने भी है सबके साथ तुलना हो रही है। ठीक है, उत्तरावस्था में दो लोगों की तुलना हो रही है, लेकिन उत्तमावस्था में सभी के साथ तुलना हो रही है, तो ये उत्तमावस्था हो गई। ठीक है, अब देखिए जो तुलनात्मक बोधक प्रत्यय है वो कैसे होते हैं। तो हिंदी में तो अपने कोई तुलनात्मक प्रत्यय नहीं है, मैंने अभी आगे बताया, जो भी है वो संस्कृत के हैं या फिर उर्दू के हैं। संस्कृत के कौन कौन से हैं, तो तर और तम। ठीक है, संस्कृत के कौन कौन से हैं, तर और तम। ठीक है, और उर्दू के कौन कौन से हैं, तो तर और तरीन। ठीक है, जैसे कि आप देखेंगे जो सामने वाला शब्द है वो मूलावस्था है, यानी अधिक, मूल है। ठीक है, सिंपल सा है। ठीक है, उत्तरावस्था में इसमें क्या जुड़ गया, तर, तो अधिक से अधिकतर बन गया। वही उत्तमावस्था में क्या बन गया, अधिकतम, तम जुड़ गया, है ना। तो इस तरह से कंपैरिजन होता है, इसका मैं अलग से प्रैक्टिस फॉर्म आपको करवा दूंगी। ठीक है, अब देखते हैं उपसर्गों से विशेषण की रचना। उपसर्गों से विशेषण की रचना कैसे होती है। किसी भी शब्द में अ जोड़ देंगे तो विशेषण बन जाता है, जैसे अयोग्य, अबोध, असमर्थ, अविकसित, अविचल, है ना। वैसे ही स जोड़कर बना सकते हैं, जैसे सबल, सफल, सपूत, सजीव, सचित्र, सजल, है ना। प्रत्यय से भी बना सकते हैं, जैसे इतिहास, इतिहास में हमने इक प्रत्यय जोड़ दिया तो क्या बन गया, ऐतिहासिक, है ना, क्या बन गया, ऐतिहासिक। वैसे ही समाज में हमने इक प्रत्यय जोड़ दिया तो क्या बन गया, सामाजिक, है ना। इस तरह से अब उपसर्ग और प्रत्यय दोनों को भी जोड़कर हम विशेषण बना सकते हैं। कैसे, जैसे ये मान शब्द है, हमने इसमें उपसर्ग जोड़ा अप और इसमें प्रत्यय जोड़ा इत, उपसर्ग और प्रत्यय दोनों जोड़ दिया। ठीक है, तो क्या बन गया, अपमानित। आई होप उपसर्ग और प्रत्यय से आप सभी परिचित होंगे। उपसर्ग जो है वो शब्द के पहले लगता है और प्रत्यय जो है वो शब्द के बाद लगता है। यानी ये जो शब्द है मान, है ना, इसके पहले लगा उपसर्ग अप और बाद में लगा प्रत्यय इत, अपमानित। वैसे ही देखिए अस्ति जो है वो शब्द है, इसके सामने लगा है जो शब्द वो उपसर्ग है, कौन सा, ना, है ना, और लास्ट में जो है बाद में जुड़ रहा है वो क प्रत्यय है। उपसर्ग और प्रत्यय दोनों मिलकर क्या बन गया, नास्तिक। ठीक है, वैसे इस संज्ञा शब्द से भी बना सकते हैं विशेषण, है ना। जैसे अभी अभी हमने देखा था व्यक्तिवाचक वाले से। ठीक है, जयपुर से जयपुरी, आदर से आदरणीय। ठीक है, सर्वनाम से भी बना सकते हैं, जो से जैसा, यह से ऐसा, वह से वैसा, अहम से अहंकार। ठीक है, तो
क्रिया से भी बना सकते। कैसे? भागना से बन गया भगोड़ा, भूलना से भुलक्कड़। विशेषता बता रहा है कैसा है वो, भुलक्कड़ टाइप का है। भागना मतलब क्रिया है, वो भाग रहा है, लेकिन उससे बना दिया भगोड़ा, तो वो व्यक्ति कैसा है? भगोड़ा किस्म का, भाग जाता है ना। इस टाइप की बातें हैं, ठीक है। अव्यय से भी बन सकता है, जैसे बाहर है तो बाहरी, भीतर है तो भीतरी, आगे है तो अगला, है ना। इस टाइप से विशेषण का निर्माण होता है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा विशेषण। जितने भी विशेषण से पूछे जाते हैं वो सभी आज कवर हो गए हैं। आप एक बार 2 बार सुनिए, बिल्कुल आपको याद हो जाएगा, ठीक है। कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो आज का हमारा वीडियो यहीं तक था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो क्रिया के ऊपर होगा। हम पद के जो जितने भी भेद हैं उसे अच्छे से पढ़ेंगे। तो अगला वीडियो क्रिया के ऊपर होगा और कैसे क्वेश्चन क्रिया से पूछे जाते हैं उसके ऊपर होगा, ठीक है। तो ठीक है, फिर वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। चैनल पर बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।